कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अस्मिता दुबे। आज हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सीएम बनने जा रहा है इसको लेकर चर्चा करेंगे और क्या कुछ संभावनाएं बन रही है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही दावेदारों के जिलों से पता करने की कोशिश करेंगे कि उनके जिले के लोग इन नेताओं के सीएम पद की दावेदारी पर आखिर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। अब बीजेपी का फोकस इन दोनों राज्यों में सीएम चेहरा चुनने की है। तो वहीं इसके साथ ही सीएम चेहरा चुनते हुए 2024 पर भी फोकस करना है और ऐसे में बीजेपी चेहरा चुनने के लिए पूरी सावधानी बरत रही है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान दोनों ही राज्यों में सीएम की घोषणा नहीं की थी तो पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में दोनों राज्यों में सीएम के चेहरे को चुनने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया रेस में शामिल हैं। साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सीएम की दौड़ में शामिल है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पूर्व सीएम रमन सिंह का नाम शामिल है और 1 नंबर पर चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी सीएम की रेस में आगे है। इसी तरह से रेणुका सिंह और सरोज पांडे के नाम पर भी मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ में एक और नाम ओपी चौधरी का है, जिन्हें सीएम बनाने की चर्चाएं तेज चल रही हैं। तो अब सीएम के चेहरे को लेकर कौन होगा सीएम, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है और ये बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिर क्योंकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिलाकर तो दोनों ही राज्यों में कुल 11 सांसदों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था और अब इनमें से इन 11 सांसदों में से 8 को जीत मिली तो 3 को हार मिली। और इन अब 8 सांसदों में जीत के बाद ये भी चर्चाएं गर्म हो गई कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। साथ ही साथ भोपाल से हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देव श्रीमाली आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि चर्चाएं काफी ज्यादा गर्म हो रही है। नाम काफी ज्यादा जो सीएम के दावेदार हैं वो काफी ज्यादा हैं। ऐसे में सबसे और सीएम शिवराज के अलावा जो दूसरा नंबर होगा सबसे सटीक किसके नाम पर चर्चा? पहला नाम तो आपने खुद ही अलावा कर दिया है, तो उसका जिक्र करने का कोई मायने नहीं, क्योंकि सबसे प्रबल दावेदार तो शिवराज सिंह ही है। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भी वो सबसे आगे है और जिताने में जो भूमिका लाडली बहनाओं की रही है उसके मूल शिल्पकार भी शिवराज सिंह है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनके अलावा अगर जिन पर बातचीत होगी तो फिर मध्य प्रदेश में जो छत्र बनाए गए थे जिनको माना जा रहा था कि ये है, तो उसमें ग्वालियर चंबल संभाग से स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 कद्दावर नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो किसी से छुपा नहीं है। वो जो है ग्रास रूट से पार्षद से निकल करके और लोकसभा के पटल तक पहुंचे हैं और नरेंद्र मोदी ने जिस दिन पहली बार शपथ ली थी उसके बाद से लगातार उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा है। वो मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और अगर शिवराज सिंह को रिप्लेस करने की बात होगी और शिवराज सिंह से चॉइस पूछी जाएगी तो निश्चित तौर पर वो नरेंद्र सिंह तोमर का ही नाम आएगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है और अब तक जो संयोग ही रहा है। लेकिन जिस पद पर नरेंद्र सिंह शिवराज सिंह रहे बाद में नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का पद रहा हो, चाहे मंत्री का पद रहा हो, चाहे केंद्र में राष्ट्रीय महासचिव का पद रहा हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा में अध्यक्ष का पद रहा हो, तो नरेंद्र तोमर एक प्रबल दावेदार है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया इस अंचल से एक प्रबल दावेदार है। जब से वो मतलब जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी तब से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तंज कसती रहती थी कि दिखाया किसी और को था और शादी किसी और के साथ कर दी, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर 18 का चुनाव लड़ा गया था। तो इसका मतलब यही है कि इसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनकी महत्वाकांक्षा होगी। हालांकि बीजेपी में कोई कहता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब मैंने इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी के लिए
तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूँ और ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन ये बात सही है कि राजनीति महत्वाकांक्षाओं के लिए ही की जाती है और हर आदमी की, हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुझे अभी लगता है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, लोकसभा के बाद ये स्थिति बने। मुझे लगता ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के निश्चित तौर पर बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने आसाम में प्रयोग किया था कि विश्व शर्मा जी को जो है कांग्रेस से लेकर गए थे और शुरू में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और बाद में उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोड्यूस किया, लगभग वही स्थिति मध्य प्रदेश की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो पार्टी ने जिस तरह से उपयोग किया विधानसभा चुनाव में, पूरे मालवा निमाड़ से लेकर और मध्य भारत तक जो उनकी पुरानी रियासत हुआ करती थी, तो वहां लगभग उन्होंने जो है 70-80 सभाएं की, जातिगत सम्मेलन के कार्यकर्ताओं से मिले और जिस तरह का वेटेज पार्टी हाईकमान ने दिया उससे साफ है कि वो उनको एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। तो वो उनका नाम भी एक प्रबल है। अगर बदलाव होता है और सहमति बनती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्री हो सकती है। बिल्कुल। कैलाश विजयवर्गीय एक स्वाभाविक नाम है और मालवा में जो थम्पिंग मेजोरिटी मिली है, जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बताते रहते हैं, MP 09, तो इंदौर में तो 09 हुआ ही है, लेकिन मालवा और निमाड़ वहां जो जिस तरह की का परफॉर्मेंस दिखाया है और जिस तरह से हाईकमान से उनके संबंध है, जितने कठिन टास्क हाईकमान उनको देता रहा है और वो विनम्रता से स्वीकार करते रहे, चाहे पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाने का काम हो, चाहे जो है मध्य प्रदेश छोड़ने का काम हो, चाहे संसदीय राजनीति से अलग होने का काम हो, पार्टी ने जब जो जिम्मेवारी कैलाश विजयवर्गीय को दी वो उन्होंने विनम्रता पूर्वक स्वीकार की, तो उसका फल उनको दिया जा सकता है। तो वो और प्रहलाद पटेल ये दोनों भी स्वाभाविक उम्मीदवार हैं जिन पर दांव लगाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी है ये चौंकाने वाले परिणाम भी, बिल्कुल बीजेपी चौंकाती है और बीजेपी के सामने जितने भी अनुमान होते हैं वो सब धराशायी हो जाते हैं देव जी। तो ऐसे में इंतजार भी जरूरी है, लेकिन चर्चाओं के दौर जिस तरह से गर्म हो रहा है इस पर भी लगातार नजर डालना जरूरी है। लेकिन देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में कौन कौन है। कैलाश विजयवर्गीय हैं, राष्ट्रीय महासचिव है जो कि बीजेपी के, इनका नाम चल रहा है चर्चाओं में। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं। अमृतांशी आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए चर्चाएं काफी गर्म है, दावेदार अनेक हैं, लेकिन हर एक दावेदार जो हैं उनको लेकर जनताओं के बीच आखिर कैसी इमेज है, जनता क्या सोचती है, जनता किसे सर्वप्रिय मानती है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस बार जनता को जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शंस पहले ही चुनाव में दे दिए गए थे और जो है अगर हम बात करें तो सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया और देखिए प्रॉपर कोई सीएम फेस मध्य प्रदेश में नहीं रखा गया। अब आने वाले दिनों की चर्चाएं यही हैं कि जो है कौन आखिर मध्य प्रदेश में जो है आने वाला मुख्यमंत्री होगा। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपने देखा होगा कि रैन बसेरा पहुंचे थे, वहाँ पर कई लोगों ने देखिए उनसे बात की कि हम चाहते हैं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं बता देती हूँ फिलहाल मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। ये जो जगह है यहाँ आज जो है क्योंकि बाबा साहब की जो है पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के मौके पर देखिए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि देखिए अब कहीं पर भी नेता जा रहे हैं तो गहमा गहमी का थोड़ा सा तो माहौल है ही और जनता भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुँचेंगे और जो है खास तौर से यहाँ पर आज बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। अब जनता के बीच में क्या कुछ चर्चाएं हैं, देखिए जो है जाहिर सी बात है हम ये भी लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस जो है वो मध्य प्रदेश में दिए गए और अब जो है सबसे प्रबल दावेदार, हालांकि हम भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को माने, इसके अलावा भी कई नाम है। उनमें से जो एक यहाँ पर अभी पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उनका भी एक नाम है और आप देखेंगे लगातार यहाँ पर जो है अब राजनीतिक हलचल थोड़ी सी तेज है। जनता से भी हम जानने की कोशिश कर ही रहे थे जो है कि क्या कुछ माहौल है। आप लोग क्या माल्यार्पण करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में अभी आने वाला सीएम कौन होगा, ये सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है। राजनीतिक हमारे के नहीं, हम लोग बाबा साहब के विचारों से काम करते हैं। अच्छा, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई हुई संस्था से काम करता हूँ और मैं स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता हूँ। फिर भी आप जितने सालों तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या उनको दोबारा मुख्यमंत्री का पद जो है मिलेगा या देना चाहिए? अभी तो जनता तय करेगी, हम नहीं करेंगे ना। अच्छा, तो आप भी तो जनता ही, आप किसको देखना चाहते हैं? आप किसको देखना चाहते हैं?
विकास की जो बात करेगा हम उससे आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? अभी शिवराज सिंह जी बहुत सालों से है यहाँ पे, 20 साल का पीरियड हो गया। उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन जो से चुनाव प्रचार में था कि चेहरा बदलना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा बदलना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? आपको क्या लगता है कैसा जो है कौन होना चाहिए आने वाला मुख्यमंत्री? आने वाले समय में तो अभी जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम चल रहा है, तो पार्टी डिसाइड करेगी कि उनकी तरफ से कौन सीएम कैंडिडेट होना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं, यहाँ से चेहरा बदलने की बात होनी चाहिए मध्य प्रदेश से, और हम चाहते हैं केंद्र से भी चेहरा बदलना चाहिए। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब देखिए बीजेपी जीत चुकी है। आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में? केंद्र की सत्ता परिवर्तन की बात करता हूँ। यहाँ आपको किसको मुख्यमंत्री देखना है? लेकिन आप वेलफेयर की बात नहीं कर रहे हैं ना, कल्याणकारी की कहाँ बात कर रहे नहीं, हैं आप बताइए ना, तो कौन बनना चाहिए जो वेलफेयर करे? तो हम चाह रहे हैं कि जो वेलफेयर के काम करेंगे उसको हम सीएम बनाएंगे। कोई नाम है आपके जहन में बीजेपी? नहीं, तो उनके बीजेपी के जो उनके इसमें होंगे वो बनाएंगे। कई नाम है, शिवराज सिंह चौहान है, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर। बता सकेंगे, लेकिन जो वेलफेयर, जो SC ST OBC, वो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनता है विधायक वो तय करेंगे ना सीएम। देखिए यहाँ पर जो है जनता चाहती है कि सीएम जो है किसी का भी फेस रहे, कोई भी फेस रहे, लेकिन एक चीज है जो है यहाँ पर कुछ नाम उन्होंने जिक्र भी किए, लेकिन यही चाहते हैं कि जिन्होंने भी जो है विकास कल्याण का जो काम कर सके मध्य प्रदेश में आने वाले 5 सालों में, खास तौर से उन्हीं को जो है वो सीएम बनाया जाए। अब देखिए नाम बहुत सारे हैं, VD शर्मा है, कैलाश विजयवर्गीय है, नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद पटेल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और सबसे प्रबल दावेदार जिनकी लाडली बहना योजना के कारण मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप मिली। बीजेपी में कहीं ना कहीं अभी देखिए 2 चीजें हैं, मोदी को भी क्रेडिट दिया जा रहा है जीत का, इसके अलावा लाडली बहना को भी जीत का अच्छा खासा क्रेडिट जा रहा है। कौन मुख्यमंत्री होगा देखिए आने वाले 3 से 4 दिनों में जाहिर सी बात है पता लग जाएगा। आने वाले समय में जाहिर होगा, लेकिन इस समय कहानी ऐसी हो गई कि जनता के सामने थाली परोसी गई है, हर मनपसंद चीजें परोस दी गई है। अब इनमें से उन्हें एक को सिलेक्ट करने में काफी दिक्कत आ रही है, और लेकिन हालांकि बीजेपी को पता है कि अब किसको यहाँ पर मुखिया बनाना है, किसको नहीं। और यही हाल छत्तीसगढ़ में भी है जुल्फिकार, क्योंकि यहाँ पर भी चर्चाएं अनेक हैं, कई लोगों के नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए रेस में हैं। ऐसे में रमन सिंह, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी 2018 के बाद उन्हें चेहरे के तौर पर नहीं सामने लाया गया, लेकिन अब क्या लगता है कि क्या दोबारा पार्टी उन पर भरोसा जताएगी, क्योंकि उससे पहले 15 साल का इतिहास रहा। पार्टी किस पर भरोसा जताएगी इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन उसके पहले इस बात को लेकर चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो कद्दावर नेता हैं उनके नामों की चर्चा है। तो सबसे बड़ा नाम जो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में, तो सबसे पहले यही आता है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राजनांदगांव से जीत कर आए हैं। इसके अलावा जो नामों पर चर्चा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इस बात की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, ऐसे 4 से 5 लोग ही जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और इनको ही निर्णय लेना है और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर ही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि 2024 में छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट होगा कि 11 में से 11 सीटें जीती जाएं, तो ऐसे में कौन उपयुक्त होगा, क्योंकि जनता के बीच में संदेश देना भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग को लेकर चलने वाली है। तो आदिवासी वर्ग भी है, OBC वर्ग भी है, तो कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से विपक्ष में है, तो उसके तमाम मुद्दों को खत्म करने की बात होगी। तो ऐसे में तमाम समीकरणों पर चर्चा होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में नाम अगर उभर कर आता है तो आदिवासी चेहरे में और महिला चेहरे में तो रेणुका सिंह है। इसके साथ ही अगर बात करें तो विष्णुदेव साय का भी नाम सामने आता है, वो आदिवासी वर्ग से हैं। OBC वर्ग में भी 2 नाम हैं कि अरुण साहू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी साहू समाज से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, और OP चौधरी जो पूर्व IAS हैं, जिन्हें को लेकर अमित शाह ने भी एक मंच पे ये बात कही थी कि इन्हें आप जिताइए रायगढ़ से और इसको बड़ा आदमी बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में 5-7 नाम जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चाओं में है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनकी चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर भी दांव लगा सकती है और चौंकाने वाले फैसले लेना भारतीय जनता पार्टी की रीत रही है। जी अस्मिता। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थिति देखा जाए और इस बार का अगर हम चुनाव देखें, आदिवासी काफ़ी प्रबल वोटर रहा है बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को आदिवासियों पर भरोसा था, लेकिन ये आदिवासियों का वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि इस बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कोई आदिवासी नेता का चेहरा हो सकता है?
बिल्कुल, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जितने भी नाम अभी जुल्फी जी गिना रहे थे, उनमें आदिवासी चेहरों पे भी नाम थे, चाहे रेणुका सिंह सरिता का नाम हो, चाहे विष्णुदेव साय का नाम हो, ये सारे आदिवासी नेता हैं। और अगर इसमें ये सरगुजा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बिल्कुल कश्यप हैं या महिला जाए तो महिला नेत्री हैं लता उचंडी, उनका नाम पार्टी में लगातार ये चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हुए चुनाव के बाद पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री भी बन सकता है बीजेपी की ओर से। तो ये एक बड़ा चर्चा है। इसके अलावा जो नाम नहीं चर्चा में, जिसका जुल्फी जी अभी जिक्र कर रहे थे कि कई ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में नहीं आ रहे लेकिन वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर मैं नाम पर चले जाऊं तो पवन साय का एक बड़ा नाम आ रहा है, संगठन महामंत्री रहते हुए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तमाम नाम बनाए रखना, जबकि बहुत डिमोरलाइज हो गई थी 15 सीटों के बाद जी। तो वो एक पवन साय का भी एक नाम है जो अभी तक चर्चाओं में खुले तौर पर नहीं है, लेकिन उनका भी नाम आ सकता है। और वो भी आदिवासी चेहरा, ओबीसी चेहरा है, माफ करिएगा, लेकिन सरगुजा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब इन तमाम नामों पर चर्चा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री दोनों ही राज्यों में। इसी को लेकर चर्चाएं लगातार गर्म है। देव जी, अगर यहाँ पर बात की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान की 2018 में जो हार मिली, उस हार के बाद कहीं ना कहीं बड़ा धक्का सीएम शिवराज सिंह चौहान को लगा। पार्टी ने जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया, ये भी उन्हें एहसास हो चुका था कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उन्हें वापस मौका मिला और जो मौका मिला उस मौके को पूरी तरह से वो भुनाते हुए नजर आए। लेकिन इस दौरान उनके चेहरे में किसी भी तरह की शिकन नहीं झलकी, किसी भी तरह का अहंकार भाव नहीं आया, क्योंकि वो एक बार फिर से सीएम बने। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनको एक बार फिर से पार्टी भरोसा जता सके उनके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, देखो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति के वो चेहरे हैं जो चेहरा आम जनता के चेहरे को के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है। एक सबसे बड़ी बात, कॉमन मैन जो एक चीज होती है ना, कॉमन मैन जैसे दिखाई देती है। जनता से कनेक्ट करने का जो उनका सिस्टम है वो बहुत ही लोकप्रिय सिस्टम है। यही कारण है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों में भी जो शिवराज सिंह तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बीच में भी सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। यही कारण है कि आप 2018 की याद करेंगे तो बहुत कोशिश की गई थी कि उनको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। जैसा उन्होंने कल कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, हमको याद है, आप सबको याद होगा, पत्रकारों को याद होगा कि 2018 के चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने यही कहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, मध्य प्रदेश का हूं और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। और पार्टी हाईकमान तब भी उनको दिल्ली में शिफ्ट करने चाहती थी। उसने सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया था, लेकिन शिवराज सिंह ने वो भूमिका मध्य प्रदेश में रहते ही पूरी की, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए। और अंततः उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी जो क्षमता है बनने की वो देखते हुए उनको मध्य प्रदेश में ही रखा गया। और नतीजा ये हुआ कि सरकार का जो समय से पहले सत्ता परिवर्तन हुआ और उस समय भी तमाम सारे नाम जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उस समय हम लोगों ने डिस्कस किए थे, लेकिन उनसे बाजी शिवराज सिंह के ही हाथ आई। माना तब भी जा रहा था कि हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, उपचुनाव के बाद शिवराज सिंह को हटा दिया जाए, लेकिन शिवराज सिंह लगातार बने रहे। 3 महीने 4 महीने पहले चुनाव के अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ एक माहौल था, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उन्होंने जो लाडली बहना का जो बॉलिंग की, उसने न केवल कांग्रेस के छक्के छुड़ा दिए बल्कि बीजेपी में भी सबको निरस्तर कर दिया। भले ही लोग उनका नाम न लेते हों, लेकिन ये सबको पता है कि लाडली बहना ही इस जीत का मूल स्रोत है। हर पोलिंग में, हर विधानसभा में 15 से 20 हजार वोट लाडली बहना के नाम पर पड़े हैं। ये हम लोगों के अब तक के सर्वे से साफ हो गया है। और उसी से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी जीत मिली जिसका भरोसा उनको भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी खुद भी अपनी को सत्ता में अगर आने के लिए बोल भी रही थी तो 120-130 सीटों के लिए बोल रही थी, लेकिन 164, 63 और 66 तक अगर पहुंची है तो वो लाडली बहनाओं का करिश्मा है। और वो शिवराज सिंह की व्यक्तिगत योजना थी, क्योंकि वो उसमें जब कनेक्ट करते थे महिलाओं के साथ में, तो वो बहन और भाई के रूप में कनेक्ट करते थे।
और जब ये ऐसा चला था तो उन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करना बहन, तुम्हारे आंख में कोई भी आंसू आएगा तो हम पहुंचेंगे। अभी भी आप देखेंगे, कल उन्होंने ट्वीट किया कि बहनों तैयार रहना, 10 तारीख को आपके खाते में पैसा आ रहा है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं वो शिवराज सिंह को बाकी राजनेताओं से अलग उनकी लोकप्रियता और बढ़ाती है और उनका कद भी और बड़ा करती है जुल्फिकार, क्योंकि एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर यह भी आता है, बहुत ज्यादा समय नहीं, महज 6 महीनों का समय बचा होगा अब लोकसभा चुनाव के लिए, और बीजेपी के द्वारा अभी जो फैसला लिया जाएगा उसका असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। और इससे पहले क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखा, आदिवासी चेहरे को उन्होंने आगे बढ़ाया और बड़ी सफलता यहाँ पर चुनावों में मिली है विधानसभा चुनाव में। क्या लोकसभा चुनाव के लिए आदिवासी चेहरे पर अगर फोकस करती है तो कोई ऐसा नाम, क्योंकि मेरे जहन में अगर रामविचार नेताम का नाम लिया जाए तो ये भी काफी ऊपर बैठता है आदिवासियों का अगर नाम दिया जाता है तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रामविचार नेताम भी एक बहुत बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ में और आदिवासी वर्ग से आते हैं, और पिछली सरकार में अगर देखें तो वो मंत्री भी रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी पार्टी ने उन्हें बनाया है और अब वो फिर जीत कर आए हैं। तो आदिवासी छत्तीसगढ़ में फैक्टर है और इससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि 32% आबादी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की हो, और ये सरकार अगर इतनी मजबूती के साथ आई है तो उसमें भी ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने भरपूर साथ भारतीय जनता पार्टी का दिया। इसका सीधा सा उदाहरण इस बात से समझिए कि सरगुजा की 14 सीटें आती हैं, उन सीटों में से अगर अंबिकापुर को छोड़ दिया जाए तो उसके कुछ 1-2 और सीटों को छोड़ दे तो 14 सीटों में से आदिवासी बहुल इलाका है और आरक्षित सीटें हैं, सभी की सभी किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी ने जीती। बस्तर की अगर 12 सीटों की बात की जाए तो 12 में 12 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी के पास थी, इस बार 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। तो ऐसे में यह समझा जाए कि आदिवासी जो क्षेत्र की सीटें हैं जहां पर बहुल्यता आदिवासियों की हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, और ये मांग तो शुरू से उठती रही है कि छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ उसके बाद कि आदिवासी का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, क्योंकि 32% आदिवासियों की आबादी है। हालांकि अब दूसरा जो सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फैक्टर अगर खेला गया जो पिछले चुनाव में भी, वो ओबीसी आ जाता है। तो ओबीसी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे हैं और वो ओबीसी कार्ड, और कांग्रेस जो है पिछड़ा वर्ग को लेकर कई सारी घोषणाएं करती रही, कई बातें करती रही और जातिगत जनगणना की तक बात कर दी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बदलाव हुआ है तो उसमें ये नकारा नहीं जा सकता कि इस नाम पर चर्चा ना हो और इस समीकरण पर चर्चा ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में की 11 जो लोकसभा सीटें हैं उनको भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। बिल्कुल, लोकसभा सीटों पर ही नजर बनी हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश की 29 हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हो, हर एक सीटों पर नजर है और उसी के तहत अब समय भी लग रहा है, इंतजार। यहाँ पर बीजेपी कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है और साइलेंटली इस पर वर्क करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। अब इंतजार करना होगा कि आखिर बीजेपी का क्या फैसला होता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लिए हो चाहे वो मध्य प्रदेश के लिए हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, नीलेश और देव शिमाली जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।